जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, आप में से कई मित्रों का लगातार कई दिनों से वीडियो के नीचे कमेंट था कि गुरुजी एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ा दो, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसको करा दो। और आगे आपका बहुत सारे एग्जाम भी है, जैसे कि बिहार एसएससी की बात कर ले या फिर बीपीएससी फेज आपका 2 और फिर साथ ही रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी है और साथ में बिहार एसआई भी है। मतलब आप कह सकते हो कि आगे बहुत सारा एग्जाम है और ऐसे में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एक बार सही तरीके से पढ़ना एनसीईआरटी रिवीजन के बराबर हो जाएगा। तो मेरे मित्र, इसी दृष्टिकोण के साथ हमने आज से आपका ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज है उसका श्रीगणेश करा है, जहां पे हम लोग 9th क्लास के पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऐसा आप मान के चलिएगा कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही उस क्वेश्चन के साथ रिवाइज होते चला जाएगा। मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि किसी भी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसको एक साथ कराया जाए और साथ ही उस चैप्टर के जो भी कंसेप्ट है उस क्वेश्चन के माध्यम से आप सबों के पास रखा जाए, ताकि आगामी परीक्षा के लिए आपको एनसीईआरटी का रोना ना रोना पड़े। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी आपका बोर्ड पीडीएफ है वो कहां से मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी जो आपका क्लास 9th और 10th है उसके कंटेंट की चर्चा कर लेते हैं, यानी कि उसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग एक झलक अपने सिलेबस की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि एनसीईआरटी क्लास 9th में जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं उसमें आपका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग। खैर इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी को मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं, आप सभी समझ जाना। दूसरा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरा है परमाणु एवं अणु, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स। चौथा है आपका परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पांचवा है आपका जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि यहाँ पे सेल के बारे में कंप्लीटली आपको पढ़ना है। उत्तक, टिश्यू। फिर है आपका गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कांच तथा ऊर्जा, ध्वनि और खाद्य संसाधनों में सुधार। यानी कि मेरे मित्र, आपका जो क्लास 9th का पोर्शन है उसमें आपको टोटल 12 चैप्टर है और इस 12 चैप्टर के एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि हम लोग करेंगे। और मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें क्लास 10th के पोर्शन की तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि क्लास 10th में आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। दूसरा आपका अम्ल क्षारक एवं लवण है। तीसरा धातु एवं अधातु है। चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक और पांचवा आपका जैव प्रक्रम है। छठा नियंत्रण एवं समन्वय और सातवां आपका जीव जनन कैसे करते हैं। आठवां अनुवांशिकता और नौवां आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और 10वां आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और 11वां आपका विद्युत और 12वां है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और फिर है आपका हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। मतलब मेरे मित्र, कुल मिला के अगर 9th और 10th दोनों के साइंस की बात की जाए कि कितने चैप्टर हैं, तो इधर आपका 12 चैप्टर और इधर आपका 13 चैप्टर, मतलब आप कह सकते हो कि टोटल 25 चैप्टर है। और मेरे मित्र, अगर आप सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सही तरीके से पढ़ के जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में ये एक तरह से रामबाण का कार्य करेगा। और आज से जो हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं उसमें हमारा पहला चैप्टर क्या है, तो सर मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ऑप्शन है विसरण, वाष्पन, गैसों का संपीड़न। दूसरा है वाष्पन, गैसों का संपीड़न, विलयता। तीसरा है वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार और चौथा है आपका वाष्पन, विलयता, विसरण, गैसों का संपीड़न। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन समुच्चयों में ये जो आपका एक मतलब अलग अलग घटनाओं का सेट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये जो यहाँ पे घटना का जिक्र किया जा रहा है, इस घटना को हम लोग कैसे समझेंगे या फिर ये क्या है,
तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो घटना की जा रही है, घटना की बात की जा रही है, उसमें आपका पहला है विसरण। पहला क्या है? विसरण। और संभव हो तो आप सभी साथ में लिखते चले जाना, या फिर इस बोर्ड का जो पीडीएफ होगा उसको रिवीजन के लिए आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ध्यान दीजिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और मेरे मित्र इसको अगर हम लोग सरल शब्दों में डिफाइन करें तो कहते हैं सिंपली इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है। अब ध्यान देंगे कि पदार्थ के कणों का आपस में मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ के कण जो आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। जैसे मेरे मित्र आप सबों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा कि जो जलीय जीव होते हैं वो जल में जो ऑक्सीजन होता है उसका वो उपयोग करते हैं। अब ये जल में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया के थ्रू घुलते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे विसरण प्रक्रिया के थ्रू घुलते हैं। यानी कि जो डिफ्यूजन है वो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि ये पदार्थ के कणों का आपस में मिलने की प्रक्रिया है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो डिफ्यूजन होती है वो ठोस में कम होती है, द्रवों में क्या होती है? ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है, जबकि गैस में क्या होती है? तो सबसे ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे ठोस, द्रव और गैस क्या है? पदार्थ के तीन पॉपुलर स्टेट हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हम लोग को पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ना होता है। और आप सभी ये कंठाग्र कर लीजिएगा कि टोटल पदार्थ की कितने अवस्था हैं। अगर हम लोग बात करेंगे टोटल पदार्थ की अवस्था की, टोटल पदार्थ की अवस्था की, तो आप सभी ये याद रखिएगा कि टोटल पदार्थ की अवस्था 5 है, जिसमें आपका 3 जो है वो क्या कहलाता है? लोकप्रिय अवस्था कहलाता है। 3 आपका लोकप्रिय अवस्था कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपका कौन आ जाता है सर? सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाता है। और 2 आपका क्या है? आप सभी ध्यान में रखना कि सर 2 जो है उसमें एक आपका चतुर्थ और दूसरा पंचम अवस्था है। चतुर्थ अवस्था किसको कहेंगे? प्लाज्मा को कहेंगे। और अगर हम बात करेंगे पंचम अवस्था, पदार्थ के 5वें अवस्था की, तो सर वो आपका क्या होगा? बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो यहां पे हम लोग बात किसकी कर रहे थे? बात कर रहे थे कि सर विसरण तो हमने समझ लिया कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स यानी कि पदार्थ के कणों का आपस में मिलना होगा। तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो सॉलिड है, जो ठोस वस्तु है, उसमें विसरण क्या होगा? न के बराबर होगा, यानी कि आप कह सकते हो नहीं होगा। द्रव में होगा, गैस में सर ठोस और द्रव की अपेक्षा ज्यादा होगा। अब आप सबों को ये चीज यहां पे स्टार मार्क दे करके ध्यान में रखना होगा। आप सबों को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि विसरण की दर, विसरण की दर, विसरण की दर ताप बढ़ाने से बढ़ता है। विसरण की दर ताप बढ़ाने से क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना, बढ़ता है। क्या होता है सर? बढ़ता है। नेक्स्ट मेरे मित्र आपके ऑप्शन में है विसरण के बाद वाष्पन। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग वाष्पन की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोपरेशन। क्या होता है भाई? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब कोई द्रव किसी भी ताप पर, जरूरी नहीं है कि एक निश्चित ताप, जब कोई द्रव किसी भी ताप पर, या आप कह सकते हो कि मतलब रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से अधिक तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इवोपरेशन यानी कि वाष्पन कहते हैं। क्या कहेंगे कि किसी द्रव का धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदल जाने की प्रक्रिया इवोपरेशन कहलाती है, यानी कि वाष्पन कहलाती है। और मेरे मित्र जो की पॉइंट आपको इवोपरेशन में, इवोपरेशन के बारे में याद रखना है वो क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वाष्पन जो है वो एक सतही घटना है, यानी कि सरफेस फिनोमिना है। वाष्पन जहां पे भी होगी वो क्या होगी? तो सर द्रव के सतह से होगी। दूसरा की पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि वाष्पन के प्रक्रिया के उपरांत क्या होता है सर? ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पन प्रक्रिया के उपरांत क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होता है। और साथ ही मेरे मित्र वाष्पन की दर ताप बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ती है। वाष्पन की दर क्या होती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, ताप बढ़ाने से बढ़ती है। तो मैं ये चीज भी यहां पे लिख दे रहा हूं कि वाष्पन की दर, वाष्पन की दर ताप बढ़ाने से बढ़ती है। वाष्पन की दर ताप बढ़ाने से बढ़ती है। मेरे मित्र आप सभी ये कहेंगे
कि गुरुजी जहां पे भी वाष्पन लिखा हुआ मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये एक स्लो फिनोमिना है, यानी कि ये जो है आपका एक धीरे धीरे होने वाली घटना है जो कि ठंडक का कारण बनती है, और चूंकि ये द्रव के सतह से होती है इसीलिए हम लोग इसको सतही घटना कहते हैं। और इसमें क्या होता है तो सर किसी लिक्विड का धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होना इवापोरेशन यानी कि वाष्पन कहलाता है। और अगर वाष्पन की दर को हमें बढ़ाना है तो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे सर, बढ़ा देंगे, तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बढ़ जाएगा। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ पे इवापोरेशन यानी कि वाष्पन की बात कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाष्पन जो है वो किस टेम्परेचर पे होता है। तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि इसके लिए कोई नियत टेम्परेचर नहीं है, वाष्पन किसी भी तापमान पर हो सकता है, और ये क्वेश्चन आपसे फंसाया जा सकता है। याद रखिएगा कि वाष्पन जो है ये किसी भी तापमान पर हो सकता है, इसके लिए कोई निश्चित टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। किसके तरह, बॉइलिंग के तरह यानी कि क्वथन के तरह। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में क्या है तो सर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो विसरण, वाष्पन और गैसों का संपीड़न, वाष्पन गैसों का संपीड़न और विलेयता, यानी कि आपका एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो गैसों का संपीड़न है, ये यहां पे छूट रहा है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं गैसों के संपीड़न की, गैसों के संपीड़न की, तो हम सभी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कंप्रेशन ऑफ गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या होता है तो सर कंप्रेशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि गैस को दबाना। क्या होना सर, दबाना यानी कि संपीड़ित करना। और ध्यान में रखेंगे कि अगर हम गैसों के संपीड़न के उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमारे घरों में जो एलपीजी यूज होता है सर वो आपका संपीड़ित गैस है। जो हमारे घर में सीएनजी यूज होता है संपीड़ित गैस है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं सर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एलपीजी सीएनजी क्या होते हैं सर, तो सर ये कंप्रेस्ड गैस होते हैं यानी कि संपीड़ित गैस होते हैं। संपीड़न का सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी अगर गैसों का संपीड़न करेंगे तो हम क्या करेंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे भी हम गैसों का संपीड़न करेंगे तो दाब को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, और तापमान को न्यून रखेंगे यानी कि कम रखेंगे। मतलब अगर हम गैसों के संपीड़न को डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि गैसों पे दाब बढ़ाकर, या गैसों पे मत लिखिए, गैसों का लिखिए, गैसों पे ही होगा, काहे कि का तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा। गैसों पे दाब बढ़ाकर तथा तापमान को, गैसों पे दाब बढ़ाकर तथा तापमान को न्यून रख यानी कि कम रख। यहां पे हम कम रख देते हैं सर ताकि वो ज्यादा समझ में आए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी हम लोग के लिए घातक होता है। गैसों पे दाब बढ़ाकर तथा तापमान को कम कर गैस को संपीड़ित किया जाता है। गैस को संपीड़ित किया जाता है। गैस को क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। मेरे मित्र इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम गैसों के संपीड़न की ओर देखेंगे तो यहां पे क्या होगा सर, टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट जो मेरे मित्र आपको यहां पे परेशान करेगा वो क्या है सर, गैसों का प्रसार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहें कि ये आपका कोई एक पदार्थ है, ये कोई आपका एक पदार्थ है, और आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि पदार्थ की अगर हम अवस्था की बात करते हैं तो ये 5 हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो मान लीजिए कि ये आपका एक ठोस पदार्थ है और ये आपका कोई एक पदार्थ है जो कि गिलास में रखा हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी गिलास में रखा हुआ है, देख रहे हैं आप, पानी कह दीजिए। मेरे मित्र पानी नहीं, इसको हम द्रव बोल दे रहे हैं, ठीक है। और यहां पे एक कोई और आपका घरेलू सामान अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके घर की सर सिलेंडर है जिसको आप सभी बखूबी समझ पा रहे होंगे। ये आपके घर की सिलेंडर है। इसमें क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी गैस होगा। क्या होगा, गैस होगा। अब एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि जितने भी पदार्थ आप अपने आसपास में देखते हैं, दैट्स ऑल आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये सब के सब किससे बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं।
और मेरे मित्र पदार्थ के कणों के बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप पदार्थ के कणों के बीच में गैप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, अंतर आणविक स्थान कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। और भाई मेरे ये जो पदार्थ के कण आपस में बंधे हैं, ये किस बल से बने हैं सर, एक आकर्षण बल से बंधे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं, या अंतर आणुक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कण उसके सतह में बहुत तेजी से मूव नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस में अंतर आणविक स्थान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, आप सभी देख पा रहे होंगे। जबकि अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ठोस के कण जो है वो आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं। लेकिन उसी के उलट में हम द्रव की तरफ आते हैं, तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है द्रव के कणों के बीच में, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। और मेरे मित्र इसीलिए जो द्रव के कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा तेजी से अपने सरफेस में क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं। अब मेरे मित्र अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है। गैस के कणों के बीच में क्या होता है सर, अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है, और साथ ही अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। आप कहेंगे कंसेप्ट क्या है मेरे मित्र, कंसेप्ट ये है कि इन सभी पदार्थ की अवस्था में आपको अंतराणुक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल देखने को मिलेगा। अगर दो कण आपस में बहुत मजबूती से बंधे हैं तो आप कहेंगे गुरुजी एकरा में तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, मतलब दोनों कण आपस में चिपका होगा। और मेरे मित्र अगर दो कण इतना दूरी पे हैं तो आप कहिएगा आकर्षण बल सर कम होगा और अंतराण्विक स्थान ज्यादा होगा। मेरे मित्र मैंने आपको जो बताया कि इन सभी पदार्थ के कण अपने सतह में, चाहे ठोस है या द्रव है या गैस है, अपने सतह में तेजी से मूव करते रहते हैं जिगजैग मोशन में। तो होता क्या है कि सर जब ये मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, कौन सी ऊर्जा होगी आप बताओ। आप कहेंगे सर गति के चलते गतिज ऊर्जा होगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और मेरे मित्र इसमें गति के चलते जो गतिज ऊर्जा होती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इन सभी पदार्थ की अवस्थाओं को गर्म करें तो आप कहेंगे सर गर्म करेंगे तो उसमें ऊर्जा देंगे, कौन सा ऊर्जा देंगे, उसमें ऊर्जा। तो आप बताओ कि इसके जो कण होंगे उसकी गति बढ़ेगी या ज्यादा होगी, बढ़ेगी या कमेगी। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये ऑलरेडी पदार्थ के सतह में तैर रहे होते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो गुरुजी ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर और तेजी से मूव करेगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि अगर ठोस को हीट एनर्जी देंगे तो ठोस के कण मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो ये क्या होंगे, तो सर अन्य के अपेक्षा थोड़ा सा कम मूव करेंगे। लेकिन अगर हम लोग द्रव में देंगे तो आप कहेंगे सर द्रव को आप गर्म करते हैं, ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए ना कि इसके जो कण होते हैं वो अपने सतह को छोड़ के चले जाते हैं। और कब छोड़ते हैं, तो सर जब आप इसको हीट एनर्जी देते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह ठोस और द्रव में हीट देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसी तरीके से अगर हम लोग गैस के कणों की बात करते हैं तो अगर हम लोग गैस को गर्म करते हैं तो एक तो इसके अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा है और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा अपने में धारण किए हुए रहते हैं। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे ये और तेजी से क्या होते हैं सर, मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कि गर्म करने पर गैसों का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस क्या होती है सर, बहुत ज्यादा होती है। गर्म करने पर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस क्या होती है सर, बहुत ज्यादा होती है। मेरे मित्र आपसे सवाल क्या करा जा रहा था, सवाल करा जा रहा था कि निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। पहला ऑप्शन है विसरण, आप सभी समझ गए कि सर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर विसरण का दर बढ़ेगा। वाष्पन का भी सर क्या होगा, तो सर वाष्पन भी हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। गैसों का संपीड़न, आप कहेंगे सर इसमें तो हमें टेम्परेचर कम करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है वाष्पन, आप कहेंगे सर इसमें ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन यहां पे गैसों का संपीड़न दे दिया, गैसों के संपीड़न में क्या होती है सर, टेम्परेचर कम होती है, तो आप कहेंगे सर न ये होगा न ये होगा। अब नेक्स्ट है वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने अभी जस्ट बताया है कि ताप बढ़ाने पर रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगी, विसरण की दर भी ताप बढ़ाने से बढ़ती है और गैसों का प्रसार ताप बढ़ाने से क्या होगा, तेजी से होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, आप कहेंगे सर वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार
ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र, इस एक क्वेश्चन में मेरे समझ से बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जिसका आपको रिकॉल हो गया होगा, और अगर आपने एक बार अच्छे से सही से पढ़ लिया है मेरे मित्र, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हैं सही डिस्कशन के साथ, तो आपको एनसीईआरटी का जो रिवीजन करने का एक हवा बना हुआ है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, वो हवा बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत सारी चीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के माध्यम से सीख सकते हो। बहरहाल बात कर लेते हैं हम लोग सर अपने अगले क्वेश्चन की। मेरे मित्र, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है सर? अच्छा, उससे पहले आप सबों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सबों के लिए एक खास उपहार भी है, क्योंकि बहुत सारे मित्र व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी आपका ऑफर कब आ रहा है। तो मेरे मित्र, आप सबों के लिए ये ऑफर आज से लाइव हो गया है। और ध्यान में रखिएगा कि जो अपने बैचेज हैं, एक आपका एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको क्लास 6 से 10 तक साइंस कवर करवाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पोर्शन, ये अभी आप 299 में इनरोल कर सकते हैं। कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इस बैच का जो ऑफर है, यानी कि इस दोनों बैच के लिए जो आपका ऑफर है, दिवाली ऑफर, ये आपका 10, 11, 12 और 13 नवंबर तक वैलिड है। यानी कि 10, 11, 12, 13 तक आप इस प्राइस में एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए, उसमें इनरोल हो सकते हैं। और अगर हम बात करें एएलपी एंड टेक्नीशियन की, तो ये आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए कॉम्बो बैच है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और साथ में बेसिक साइंस एंड ईडी ये पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और अभी आप इस बैच में 349 में इनरोल कर सकते हैं। ये बैच भी आपको कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस दोनों ही बैच से संबंधित किसी अन्य तरह की जानकारी चाहते हैं, तो मेरे मित्र इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आपका जो अगला क्वेश्चन है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया। सीमा नाम की कोई लड़की है, इन्होंने क्या करा? तो सर एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण करा, जहां पे प्राकृतिक गैसों को संपीड़ित किया जा रहा था। इन्होंने पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव के मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई कि द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। मेरे भाई, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और अभी जस्ट आपने पढ़ा है। मेरे मित्र, यहां पे आपसे ये कहा जा रहा है कि सीमा जो है वो एक प्राकृतिक गैस संपीड़ित यूनिट घूमने गई, और जब वो घूम के आई तो उन्होंने वहां पे देखा था कि ताप और दाब की विशिष्ट परिस्थिति में गैस को द्रवित किया जा रहा था। अब वो अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए भ्रमित हो गई कि ताप और दाब को वहां पे क्या किया जाता था। आप सभी ये चीज ध्यान में रखना, आप सभी एक चीज ध्यान में रखना कि मेरे मित्र, जब हम लोग किसी जल को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये किस में परिवर्तित होता है? आप कहते हो कि गुरुजी ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप जल को हीट देने पर इसको वाष्प में परिवर्तित कर दे रहे हो, तो ये वाष्प आपका क्या हो जाता है? सर जस्ट लाइक अ गैस हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस हो जाता है। और मेरे मित्र, इसी गैस को जब आप ठंडा करते हो, तो ये फिर से आपका द्रव अवस्था में बदल जाता है। मतलब जो कंफ्यूजन था कि सर क्या गैस द्रव में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। और इसका एग्जांपल, आप अगर सुबह सुबह चाय बनाते हैं तो देखते होंगे किचन के शेड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, पहले तो वो आपके केतली से पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ता है और किचन के शेड में जाकर के ऐसे वाटर मतलब बूंद बूंद के रूप में समा जाता है। फिर क्या देखते हो सर कि जैसे ही गैस बंद होता है, वो पानी आपका नीचे गिरना शुरू हो जाता है। मतलब गैस आपका द्रव में बदल सकता है। और गैस को जो हम लोग द्रव में बदलते हैं, ध्यान में रखिएगा कि पदार्थ के गैसीय अवस्था को जो हम लोग द्रव में बदलते हैं, पदार्थ के गैसीय अवस्था को जो हम लोग लिक्विड में बदलते हैं, उसमें दो कंडीशन की जरूरत होती है। दो कंडीशन क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, वो कंडीशन है कि जो हमारा प्रेशर यानी कि दाब है, जो दाब है इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, यानी कि गैस को संपीड़ित करने के दौरान दाब अधिक होता है, जबकि ताप क्या होता है सर? कम होता है। मेरे मित्र, केतली वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें जब तक आप गैस जलाए हुए हो, चाय बन रहा है, तब तक वाष्प बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप चाय बनना बंद कर देते हो, वही वाष्प पानी के रूप में गिरना शुरू हो जाता है। मतलब अगर गैस बंद कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया।
तो इस चीज को आप ऐसे रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हो। और ऐसे याद रखिएगा कि अगर हम लोग गैस के संपीड़न की बात करते हैं या गैस को द्रव में बदलने की बात करते हैं तो कैसे बदल सकते हैं? तो सर गैस पे दाब अधिक और ताप को न्यून रख करके हम लोग गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विड में बदल सकते हैं। और गैसों के संपीड़न की चर्चा अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन में करा। तो जो कहा जा रहा है कि सीमा यहां पे भ्रमित हो गई, तो सीमा को भ्रमित होने की जरूरत नहीं थी। आप क्या कहेंगे कि सर यहां पे दाब अधिक होगा और ताप क्या होगा? हमारा न्यूनतम होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है निम्न ताप और निम्न दाब। आप कहेंगे सर ताप तो हमारा निम्न होगा लेकिन दाब निम्न ना होगा, तो सर ये तो आपका कट जाएगा। दूसरा है उच्च ताप और निम्न दाब। आप कहेंगे सर फिर यहां गड़बड़ा दिया, यहां पे ताप निम्न होता और दाब उच्च होता, यानी कि ये भी आपका खत्म। और तीसरा है कि निम्न ताप और उच्च दाब। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि अगर हम लोग गैसों के संपीड़न की बात करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर हमारा लो होगा जबकि प्रेशर क्या होगा? सर ज्यादा होगा। क्या होगा सर? टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र क्या है? तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, जब आप पीडीएफ लेंगे तो वहां पे इंग्लिश फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे तरल में प्रवाह की बात की जा रही है, तो ये जो प्रवाह है इसको हम लोग फ्लूइडिटी से जोड़ करके देखते हैं, या सिंपल इसका मतलब फ्लो होता है। मेरे मित्र आपसे यह कहा जा रहा है कि तरल में प्रवाह का एक यूनिक गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती है, गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करता है, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। सही आंसर क्या होगा? मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे जो कहा जा रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो अगर हम लोग बात करें पदार्थ के ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो मैं एक मौखिक तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि ठोस पदार्थ में आप सभी ने देखा है कि अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, साथ ही ठोस पदार्थ की घनत्व उच्च होती है, और जो ठोस पदार्थ होते हैं सर उसको कम संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि उसको कम दबाया जा सकता है। और साथ में मेरे मित्र जो ठोस पदार्थ होते हैं अगर हम लोग उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, द्रवनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं सर? हाई होता है, उच्च होता है। ठोस पदार्थों में विसरण बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो द्रव पदार्थ होते हैं इसमें ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है और अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है, और इसकी घनत्व तो ठोस की अपेक्षा निम्न होती है। इसका जो क्वथनांक, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है सर वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है? आप कहेंगे कम होता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो क्या है सर? तो सर द्रवों में बहाव की प्रवृत्ति होती है, यानी कि द्रव को अगर किसी एक जगह पे आप रख देते हो तो ये फैलना शुरू कर देता है, और द्रवों में जो विसरण होती है वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग गैस की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गैस में अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक आकर्षण बल में क्या रिलेशन है? तो अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है, आपने अभी जस्ट देखा है, और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है, और इसके जो कण होते हैं वो बहुत तेजी से अपने सतह में गति कर रहे होते हैं। और मेरे मित्र गैस में भी ये प्रॉपर्टीज होती है कि अगर गैस को खुला छोड़ दिया जाए तो वो बहना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में सिलेंडर लीक होता है तो पूरे घर के सदस्यों को मालूम चल जाता है कि सिलेंडर लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं जो बहाव की प्रवृत्ति है वो सर गैस में भी है, और साथ ही मेरे मित्र गैसों में विसरण की दर ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। मतलब हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि यहां पे जो ये प्रवाह या फिर आप इसको बहाव की प्रवृत्ति कह सकते हो, तो ये जो बहाव की प्रवृत्ति है ये आपका ठोस एवं गैस दोनों में देखने को मिलता है। ठोस एवं गैस आपका दोनों में देखने को मिलता है, सॉरी ठोस और गैस कह रहे हैं, ये आपका बहाव की प्रवृत्ति द्रव एवं गैस दोनों में देखने को मिलता है। और मेरे मित्र फिजिक्स में, अभी तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में द्रव और गैस को क्या बोला जाता है सर? फ्लूइड बोला जाता है। और कोई भी हमारा फ्लूइड होगा तो उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि बहाव की प्रवृत्ति होगी। आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती है? कतई नहीं सर, द्रव भी तरल की तरह व्यवहार करता है। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करता है? ठोस तो होगा ही नहीं,
क्योंकि ये कभी भी सर फ्लूइड की तरह बिहेव ही नहीं करता है। तीसरा है कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। आप कहेंगे सर इसीलिए तो हम लोग इसको गैस और द्रव को फ्लूइड कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जो चीजें फ्लूइड है उसमें प्रॉपर्टीज किसकी होगी, फ्लूइडिटी की होगी। साथ ही हम कह सकते हैं कि बहाव की प्रवृत्ति होगी। तो जो गैस और आपका द्रव है ये दोनों किसके तरह बिहेव करेगा, आप सभी याद रखना, तरल के समान बिहेव करेगा। किसके तरह सर, तरल के समान। और तरल अगर हम लोग बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे सर, फ्लूइड बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। ऑप्शन है आपका विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, वाष्पन। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विसरण तो अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है। याद रखिएगा कि ठोस में विसरण न के बराबर होता है, द्रव में ठोस से ज्यादा होता है और गैस में विसरण का रेट सबसे ज्यादा होता है। ताप बढ़ाएंगे तो विसरण का दर क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट है आपका वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। तो मेरे मित्र इसके बारे में आप सिर्फ इतना याद रख लेना, वाष्पोत्सर्जन के बारे में आप सिर्फ इतना याद रख लेना कि पौधे के शरीर से पौधे के शरीर से जल का पौधे के शरीर से जल का वाष्प के रूप में, पौधे के शरीर से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। पौधे के शरीर से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है सर, वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब मेरे मित्र ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये पौधों में जल के सतत प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि पौधे में जल का प्रवाह सतत लगातार रूप से होता रहे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट यहां पे है कि परासरण, ऑस्मोसिस। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन के तरह ही एक प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस क्या होती है सर, डिफ्यूजन की तरह ही एक प्रोसेस होती है। और डिफ्यूजन में आप सभी एक चीज ध्यान में रखेंगे कि डिफ्यूजन में जो कण होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर सर हम गैसों के विसरण की बात करेंगे तो जहां पे गैस ज्यादा है और जहां पे गैस कम है, मान लो कि ये आपका एक एरिया है और सर यहां पे एक एरिया है, तो ये बड़ा सा एरिया है तो इसमें गैस ज्यादा होगा। मान लेते हैं कि सर यहां पे गैस ज्यादा है और यहां पे कम है, तो ये जो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गैस का प्रवाह होगा उसको भी हम लोग विसरण ही कहते हैं। और मेरे मित्र अगर हम परासरण की बात करते हैं तो अगर हम गैस के प्रवाह के बीच में, या हम कह सकते हैं सर किसी फ्लूइड में कहेंगे तो सर हमारा तरल आ जाएगा। अगर हम लोग क्या कहते हैं कि सर विसरण की प्रक्रिया अगर किसी प्लाज्मा झिल्ली से हो रही हो तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। बाद बाकी आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में जल के मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो आप कहेंगे सर अभी ना आप बताए हैं कि इवेपोरेशन, वाष्पन ठंडक का कारण बनता है। तो आंसर तो आप सबों को मालूम था और कई मित्र लगा भी लिए होंगे। सवाल यहां पे ये था कि विसरण वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो विसरण का दो चीज आप याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गैसों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करना, आप कहेंगे विसरण कहलाता है। पदार्थों के आपस में मिलने की प्रक्रिया, आप कहेंगे विसरण कहलाता है। और अगर परासरण की बात की जाएगी, ऑस्मोसिस की बात की जाएगी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। बस फर्क क्या होता है कि जहां पे भी विसरण होगा वहां पे हमें क्या चाहिए होगा, अर्धपारगम झिल्ली चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, अर्धपारगम झिल्ली चाहिए होगा। यानी कि जब विसरण की प्रोसेस, डिफ्यूजन की प्रक्रिया किसी अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से हो रही होती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चले जी, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहते हैं। और पौधे जो आपका जड़ के द्वारा क्या करते हैं सर, जल को अवशोषित करते हैं, वो किसके प्रक्रिया के थ्रू सर, परासरण प्रक्रिया के थ्रू। एक और छोटा सा चीज ध्यान में रखिएगा, आपके रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वाष्पोत्सर्जन और विसरण दोनों से संबंधित, कि पौधे के पत्तियों से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, पौधे के पत्तियों से गैसों का आदान प्रदान, मालूम है आप सबों को कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो पौधे के पत्तियों से गैसों का आदान प्रदान सर विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है।
और पौधे के जड़ द्वारा जो जल का अवशोषण होता है सर वो ऑस्मोसिस यानी कि परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। और पौधे के शरीर से जो जल बाहर निकलता है सर उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है कि पौधे के शरीर से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही अवस्था को निरूपित करता है। मेरे मित्र अभी हमने आपको बताया कि कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, आप कहेंगे सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे मित्र को लग रहा होगा कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। भाई मेरे क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताओ कि अगर अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में आपको कंसेप्ट यहां पे ना हो तो क्या आप यहां नहीं फंस सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल फंस सकते हैं। भाई मेरे आपसे सवाल करा जा रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम बात करेंगे अंतराण्विक आकर्षण बल की, किसकी बात करेंगे? अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल, तो इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसी को हम लोग इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो सर पदार्थ के कण जो आपस में बंधे होते हैं उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल। ध्यान में आपको बस एक चीज याद रखना है, क्या? तो सर ये टेबल कि ठोस में ध्यान दीजिएगा कि इस अंतराण्विक आकर्षण बल को हम आईएमएफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि ठोस में आईएमएफ सबसे ज्यादा होता है। ठोस में आईएमएफ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। द्रव में आईएमएफ ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव में आईएमएफ क्या होता है सर? ठोस की अपेक्षा कम होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि गैस में आईएमएफ बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सबसे कम होता है। मेरे मित्र क्या कहा जा रहा है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। मेरे मित्र यहां पे अगर बढ़ते क्रम की बात की जा रही है तो जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा उसको पहले लिखा जाएगा, और जिसमें सर बढ़ते क्रम की बात की जा रही है तो जिसमें सबसे कम होगा उसको पहले लिखा जाएगा, और फिर उससे ज्यादा जो होगा उसमें उसको पहले उसके बाद रखा जाएगा, और जो सबसे ज्यादा होगा उसको बाद में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे बढ़ते हुए क्रम में कहा जा रहा है, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे ना चेला जी। बढ़ते हुए क्रम में हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे? सबसे छोटा से। देख लीजिए कि यहां का पहला है ऑप्शन आपका जल, द्रव अवस्था में होगा। आपने क्या देखा है कि ठोस के बाद आईएमएफ की अगर बात की जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाएगी तो द्रव में होता है। भले ही ठोस की अपेक्षा इसमें कम होता है, लेकिन सर गैस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है सर? ज्यादा होता है। तो आपका तो ये वाला चीज यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जल के बाद वायु दिया हुआ है। अगर हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं चेला, तो जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होगा उसको पहले रखना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन को तो आप गोली मार दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिएगा कि दूसरा ऑप्शन में आपका वायु दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वायु भी गैस का एक रूप है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा? आप कहेंगे सर सबसे कम होगा। लेकिन मेरे मित्र यहां पे शर्करा दे दिया गया है। शर्करा मतलब क्या? हम लोग चीनी की बात कर सकते हैं, शुगर की बात कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो ठोस के रूप में होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा। ये तो यहां पे गलत हो गया ना। वायु के बाद क्या देना चाहिए था सर? सर किसी लिक्विड का नाम दिया जाता और फिर किसी ठोस का नाम लिया जाता, तब हम लोग कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो बढ़ते क्रम में है। आप कहेंगे गुरुजी ये भी गलत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन। आप कहेंगे सर ठीक है, ऑक्सीजन गैस में होता है, गैसीय स्टेट में होता है, तो इसमें सबसे कम होगा। बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम जो है उसको पहले लिखना है। फिर जल। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि बढ़ते क्रम जाएंगे चला तो नीचे से ना ऊपर जाएंगे। अब अगर हम बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे तो पहले गैस को लिखेंगे, फिर द्रव, तब ठोस। और घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, ऐसे ना। तो आप कहेंगे सर यहां पे ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, जल गैसीय अवस्था में है, और शर्करा की जो बात की जा रही है सर ये सॉलिड अवस्था में होगा। तो जाहिर सी बात है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, नमक है, आप कहेंगे सर नमक तो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा सर, अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की तरह होगा और सबसे ज्यादा होगा। रस, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो नमक, रस और वायु है ये आपका क्या है, तो सर ये घटते क्रम में है। अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल जाए, चला रस तो द्रव्य फॉर्म में ना होगा, लिक्विड फॉर्म में ना होगा, अगर क्वेश्चन चला यहां पे बदल दिया जाए कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, अगर यहां पे लिख दिया जाए कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तब आपका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये एगो क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं तो आपका माइंड ब्रॉड तरीके से चीजों को सोचने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे सवाल है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो जरूरी है कि एग्जाम में बढ़ते हुए पूछा जाए, घटते हुए भी पूछा जा सकता है। तो अगर यहां पे हम बदल दें, बढ़ते के जगह घटते रख दें कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है, तो आप क्या कहिएगा सर, घटते हुए क्रम में तो जो जिसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा उसको पहले रखेंगे, उससे जो कम होगा उसको फिर रखेंगे, और जो सबसे कम होगा बाद में उसको रखेंगे। तो नमक ठोस फॉर्म में होता है, सबसे ज्यादा आकर्षण बल इसमें होगा। रस द्रव में होगा तो सबसे आकर्षण बल ज्यादा क्या होगा, सॉरी ठोस के बाद द्रव में क्या होगा सर, ज्यादा होगा। और वायु कहेंगे सर गैसियस फॉर्म में, सबसे कम इसमें होगा। तो अगर यहां पे घटते लगा देता तो आंसर हमारा ये हो जाता, बढ़ते लगा दिया गया है तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापकरण में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम क्या होगा। मेरे मित्र हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा लाग लपेटा नहीं लगाना है, बस आप सभी याद रखिएगा कि अगर हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे सर, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे। और अगर हमको केल्विन से सर डिग्री सेल्सियस में जाना है तो कुछ नहीं करेंगे कि जो हमारा केल्विन में दिया हुआ रहेगा वैल्यू, उसमें से 273 को माइनस कर देंगे, उसमें से 273 को माइनस कर देंगे। हम कहां चले आएंगे सर, डिग्री सेल्सियस में आ जाएंगे। और अगर हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा तो सर जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर देंगे। भाई मेरे बात किसकी की जा रही है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 प्लस 273 केल्विन में लाना है, क्योंकि यहां पे आंसर तो आप ऑप्शन तो केल्विन में दिया हुआ है। आप कहेंगे 5 3 8 7 2 9 और ये हो जाएगा 298 केल्विन। 38 तो 38 प्लस 273 कर लीजिए, 8 3 11 7 3 10 1 11 2 1 3 311 केल्विन। और 66 डिग्री सेल्सियस तो 66 प्लस 273 तो क्या हो जाएगा सर, 6 3 9 7 6 13 2 1 3 339 केल्विन। कहा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम होगा। मेरे मित्र सही अनुक्रम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम सही अनुक्रम की बात करेंगे तो यहां पे भी तो ये सटीक सजा हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है, फिर उसके बाद 38 डिग्री सेल्सियस और फिर उसके बाद 66 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपने जो वैल्यू 298 311 और कितना निकाला है सर 339, ये आपको पहले ऑप्शन में दिख जाएगा, 298 311 और 339। तो मेरे मित्र अगर इन सभी टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर बढ़ते क्रम में आंसर हमारा ये हो जाएगा। और घटते क्रम में सजाएंगे तो आप कहेंगे सर घटते क्रम में हम लोग इस तरीके से जाएंगे, सबसे ज्यादा जो है उसको पहले रखेंगे 339 केल्विन, फिर 311 केल्विन और सबसे कम 298 केल्विन। मेरे मित्र आप अगर गौर फरमाओगे तो यहां पे कहीं पे भी घटते क्रम की चर्चा नहीं की जा रही है। क्यों? क्योंकि सर 298 केल्विन और 300 केल्विन कहीं आया ही नहीं है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन क्या देख रहे हो कि सब में जो केल्विन का वैल्यू आया है वो गलत आया है, तो आप कहेंगे सर उतना बढ़ते घटते नहीं करना है, सीधे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र यहां पे ये जो आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात कर रहे हैं, ये तापमान की मापने की इकाई है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अगर बदलना होगा तो आप तो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर डिग्री सेल्सियस से आपको फ़ारेनहाइट में जाना होगा या फ़ारेनहाइट से आपको डिग्री सेल्सियस में आना होगा, तब उसके लिए क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि C/5 इक्वल टू C/5 इक्वल टू F - 32/9,
और आपके एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि इतना डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो ये C/5 = F-32/9, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट मेरे मित्र अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। दूसरा है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तीसरा है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। और चौथा है ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मेरे मित्र कुल मिला के यहाँ पे वाष्पन और ऊर्ध्वपातन की बात की जा रही है। तो आइए पहले हम लोग वाष्पन और ऊर्ध्वपातन को समझ लेते हैं। आप हमें ये बताओ कि क्या वाष्पन शब्द आपके लिए अनजान है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर जी, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इवापोरेशन यानी कि वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव धीरे धीरे किस में बदलती है सर? वाष्प में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। और मेरे मित्र अगर हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की तो ध्यान में रखिएगा कि ऊर्ध्वपातन को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और इस प्रक्रिया में क्या होता है तो सर किसी ठोस को गर्म करने पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है, ये ठोस सीधे किस में हो जाता है सर? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और ठोस को गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाती है। ठोस का मतलब सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और जो ठोस इस तरह की घटना को प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेफ्थिलीन बॉल्स, इस तरह के जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, कपूर, ये सब क्या होंगे सर? ऊर्ध्वपातित पदार्थ होंगे। मेरे मित्र यहां पे पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। तो मेरे मित्र यहां पे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण, ये वाष्पन को काट के हमें क्या लिखना होगा यहां पे? तो यहां पे वाष्पन को काट के हमें ऊर्ध्वपातन लिखना होगा, तब जाकर के ये सही होगा। क्योंकि पूरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। मैं इस ऑप्शन को सर सुधार दे रहा हूं ताकि आप सभी कंफ्यूज मत हो ना। और अगर ऐसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। हम यहां पे इसको सुधार दे रहे हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण व ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वपातन ठोस का बिना द्रव अवस्था से गुजरे गैस यानी कि वाष्प में रूपांतरण है, जबकि यहां पे क्या जा रहा है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस के रूप में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो मेरे मित्र ये ऊर्ध्वपातन नहीं कहलाता है, ये डिपोजिशन कहलाता है। यानी कि जब कोई गैस बिना द्रव अवस्था में आए, किस में परिवर्तित हो जाती है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन, जो कि ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस बिना द्रव अवस्था में आए गैस में परिवर्तित होता है, जबकि डिपोजिशन में गैस बिना द्रव अवस्था में आए ठोस में परिवर्तित होता है। तो जो स्टेटमेंट है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, आप कहेंगे ये गलत है, ये डिपोजिशन कहलाता है। तीसरा, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है, सर ये भी गलत है। जब भी हम हिमीकरण फ्रीजिंग की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर वैसा न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है उस प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहते हैं, और जिस ताप पर यह जमना शुरू कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है कि ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आप कहेंगे सर ये तो पूरे गलत है, मतलब सही स्टेटमेंट चुनना था और सही स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सरल सा सवाल कि डायएथिल ईथर, एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस तथा 118 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कि यहां पे जो ये क्वथनांक दिया गया है, ये क्वथनांक भी कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो परेशान नहीं होना है, इसको एज इट इज ध्यान में रखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्वथनांकों का केल्विन मापकरण में सही निरूपण है। मेरे मित्र ना बनेगा ये सवाल, आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 56 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है और 118 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। और ये क्वेश्चन मैं आप सबों को होमवर्क के रूप में छोड़ के जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा सर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल में नमक मिलाना, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि वाष्पन की प्रक्रिया जो है वो एक स्लो प्रोसेस है और सतही घटना है जो कि किसी भी तापमान पर हो सकती है, और आपने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि वाष्पन की दर ताप बढ़ाने से बढ़ जाएगी। तो हम तो यहां पे सीधे कह देंगे कि जल के तापमान में वृद्धि क्या होगी सर, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन मेरे मित्र थोड़ा सा ठहर जाइएगा, और जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो यहां पे आप ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे तो पहला कारक क्या होगा, तो सर पहला होगा द्रव की प्रकृति। पहला क्या होगा सर, द्रव की प्रकृति। दूसरा क्या होगा, तो सर दूसरा होगा हमारा तापमान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तीसरा क्या होगा सर, सतही क्षेत्रफल। क्या होगा सर, सतही क्षेत्रफल। और चौथा क्या होगा, वायु का वेग। वायु का वेग भी वाष्पन की प्रक्रिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और मेरे मित्र पांचवा क्या होगा, आप सभी याद रखना, आर्द्रता। क्या होगा, आर्द्रता। तो अगर कहीं पे द्रव की प्रकृति, तापमान, सतही क्षेत्रफल, वायु का वेग, आर्द्रता लिखा हुआ मिले तो आप झट से समझ जाना कि ये सभी वाष्पन की क्रिया को क्या करते हैं सर, प्रभावित करते हैं। अब मेरे मित्र यहाँ पे द्रव की प्रकृति है, नेचर ऑफ द लिक्विड है। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये कैसे प्रभावित करेगा। तो मेरे मित्र आप सपोज करो कि मतलब कोई आपका ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है वो तो सर मतलब कह सकते हो कम टेम्परेचर पर भी बहुत तेजी से वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो सर जिस किसी लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे कम होगा तो वो क्या होगा सर, न्यून तापमान पे भी उसके लिए इनिशियल टेम्परेचर मिल जाएगा और वो क्या होगा सर, वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, तापमान घटा देंगे तो वाष्पन की दर घट जाएगी। सतही क्षेत्रफल, मेरे मित्र आप किसी तौलिया को फैला करके लार दो, मतलब सूखने के लिए दे दो, और किसी तौलिया को आप पूरा एकदम गुठली बना करके सूखने के लिए दो, कौन सूखेगा पहले। आप कहेंगे सर ये तो कॉमन सा बात है, जो फैला के दिया हुआ है वो पहले सूख जाएगा। काहे, इसीलिए कि जो तौलिया आपका भींगा हुआ वो अगर फैला हुआ है तो उसका सतही क्षेत्रफल बड़ा है। सतही क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण उसमें जो जल के कण हैं वो बहुत तेजी से अपने सतह को छोड़ने में क्या करते हैं सर, हेल्प करते हैं। जबकि जो आपका पूरा तरह से नुरियाया हुआ है सर, एक जगह पे मतलब तौलिया या कपड़ा कोई भी बैठा हुआ भींगा हुआ, तो सर उसका सतही क्षेत्रफल कम है, इसलिए जल के जो कण होंगे उसको मूव करने के लिए ज्यादा क्षेत्रफल नहीं मिल पाता, और ज्यादा क्षेत्रफल नहीं मिलेगा तो सर जाहिर सी बात है कि वो कम बहुत देरी से सूखेगा, जबकि जिसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो बहुत तेजी से सूख जाएगा। नेक्स्ट है वायु का वेग। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर वायु का वेग ज्यादा होता है तो वाष्पन की दर ज्यादा होती है, वायु का वेग कम होता है तो वाष्पन की दर कम होती है। आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा या हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो द्रव की मात्रा होती है वो आर्द्रता के रूप में जानी जाती है, और स्वाभाविक रीजन है बरसात के दिनों में कपड़ा जल्दी सूखता है या देर से। आप कहेंगे सर देर से सूखता है, तो सर बरसात के दिनों में हमारा जो वायुमंडल होता है वो आर्द्र होता है, और यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि आर्द्रता में वाष्पन की दर घट जाती है, जबकि आपका जो ड्राई एटमॉस्फेयर होता है यानी कि सूखा हुआ वातावरण होता है उसमें आपका वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो ये वाष्पन को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच में जो दूरी है वो बढ़ेगी। मेरे मित्र, आपका पहला है कि बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाकर, दूसरा है कि कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, और तीसरा है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, और चौथा है पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। और यहां पे आपको चूज करना है 1 तथा 3, फिर है 1 तथा 4, 2 तथा 3, और फिर है 2 तथा 4। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, बात किसकी की जा रही है? हाइड्रोजन गैस की जा रही है। किसकी की जा रही है? हाइड्रोजन गैस की। क्या कहा जा रहा है कि किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी? किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी, घटाना नहीं है। आप क्या कहेंगे सर, जब घटाना नहीं है तो पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो आपने अभी जस्ट पढ़ाया है कि गैस संपीड़ित हो जाएगा, गैस के जो कण हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। तो ये बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर हम लोग हाइड्रोजन के अणुओं के जो बीच में दूरी है उसको तो बढ़ा नहीं सकते हैं सर, उसको घटाएंगे। आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट नहीं होगा। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, सर ये होगा। क्यों? क्योंकि सर गैस के जो कण होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं। आपको मैंने इसी सेशन में एग्जांपल दिया है कि आपके घर में अगर सिलेंडर लीक हो जाती है तो पूरे घर के सदस्यों को पता चल जाता है। मतलब जो एलपीजी का अणु है वो बहुत तेजी से आपके घर में फैल जाता है, यानी कि एलपीजी के अणुओं के बीच में जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक इसी तरीके से मेरे मित्र, अगर हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे और कहीं पे रिसाव होगा तो रिसाव होने से क्या होगा कि हाइड्रोजन के जो अणु होंगे उसके बीच में दूरी बढ़ जाएगी। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही निकला है सर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा करके। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम किसी भी बर्तन का आयतन बढ़ाएंगे, जैसे मान लो कि आपके घर में जो सिलेंडर आता है सर वो अप्रॉक्स 14 kg का होता है। अब एक बहुत ही छोटे जगह में 14 किलो अटा हुआ है, लेकिन उसी को अगर आप पूरा उसका मतलब नॉब हटा दो और किसी रूम में भरना चाहो तो आप कहोगे सर पूरे रूम में भर सकता है। मतलब जैसे ही हमने आयतन बढ़ा दिया, जो गैस के अणु है उसका भी जो एक्सपेंशन है वो क्या हो गया सर, बढ़ गया। मतलब आयतन बढ़ाएंगे तो गैस के अणु भी क्या होंगे, तो सर उसके गैस के अणुओं के मध्य जो दूरी है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के कण बहुत तेजी से आपस में बंधे हुए नहीं रहते हैं, इसीलिए इसको जितना जगह दोगे ये उतना फैलता चला जाएगा। तो मेरे मित्र, यहां पे जो हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर दिया हुआ है ये भी बात सही है कि इससे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, आयतन नहीं बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन गैस देंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये मूर्खता वाला बात हो जाएगी। मतलब हम वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हैं और उसमें हम हाइड्रोजन गैस कोचते जा रहे हैं, तो आप कहिएगा सर सिलेंडर में फट जाएगा और कोचने वाला भी मर जाएगा। मतलब हमारा सही क्या होगा? तो सर सही 2 होगा और 3 होगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज में जो हमारे चारों तरफ के पदार्थ थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से आप इस चैप्टर के बहुत सारे बातों का रिवीजन कर पाए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको अगर मतलब एनसीईआरटी रिवीजन की जरूरत पड़ जाए तो आप कहेंगे गुरुजी अब हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, जितना आपने बता दिया है ये सारे टर्म ही हम रिवाइज करते। तो मेरे मित्र, अगर आपको ये पूरा सेशन समझ में आ गई है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप हमारे चारों ओर के पदार्थ से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।